चलो नेक्स्ट लिखो मोमेंटम। ठीक है, अच्छा मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, वेक्टर। ठीक है, लिखो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड it is given by P is equal to m into v। ठीक है, the direction of momentum is same as that of direction of velocity। ठीक है, तो तुमको अगर रिजल्टेंट मोमेंटम निकालना होगा तुम उसको वेक्टर की तरह ट्रीट करोगे या स्केलर की तरह ट्रीट करो? वेक्टर की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है, देखो मान लो एक ब्लॉक है 3 kg का और ये है 2 kg का, इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड इस तरफ और इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड इस तरफ। ठीक है, इसको पॉजिटिव लो और इसको नेगेटिव लो। ठीक है, मुझे नेट सिस्टम का मोमेंटम बताओ कितना होगा? टोटल प्लस होगा या माइनस होगा? -3 इंटू 3 9 और ये होगा +4, तो आंसर होगा -5। ठीक है, kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, kg मीटर पर सेकंड। क्लियर? चलिए देख, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये ब्लॉक है 4 kg का, इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मास है 3 kg का और इसकी वेलोसिटी है ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और एक मास है ना 4√2 kg का और इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, लिखो फाइंड द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, फाइंड द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, चलिए हाँ बोलो, देख लेते हैं। ठीक है, देखो इसकी मोमेंटम तो 8 इस तरफ होगी, 8 हो गई मोमेंटम। इसकी मोमेंटम 6 इस तरफ हो गई। अब इसको देखो, ये 4√2 है, 4√2 इंटू 1 4√2। अच्छा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, cos 45 sin 45, तो इधर की ओर 4 होगा और इधर की ओर 4 होगा। अब 8 इस तरफ 4 इस तरफ, 6 इस तरफ 4 इस तरफ, तो नेट x में कितना होगा ये मुझे बताओ? 4 होगा और नेट y में कितना होगा? 2 होगा। क्लियर? नेट जो x में मोमेंटम होगा वो 4 होगा और y में कितना होगा? 2 होगा। तो रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर तुम करके निकाल सकते हो, या अगर वेक्टर फॉर्म में तुम लिखो तो तुम ऐसे लिखोगे 4i कैप प्लस 2j कैप के बराबर। क्लियर है? ठीक है, चलें आगे। चलिए सुन, ये तो जानते ही हो गया। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको ऐसे लिख सकते हो। या तुम एक चीज़ देखो, ठीक है, तुम तो ये जानते हो कि मोमेंटम जो है वो m इंटू वी होता है। इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, dp/dt इज इक्वल टू m इंटू d/dt, और d/dt एक्सेलरेशन होता है, तो ये ma हो गया, तो ये फोर्स होगा। ठीक है, तो dp/dt जो है वो फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स। ठीक है, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो F इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी। ठीक है, डी पी इज इक्वल टू एफ डी टी, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, मान लो ये ब्लॉक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, मास m था, और इसकी फाइनल वेलोसिटी है v, और इस पर हमने फोर्स लगाया F। तो फाइनल मोमेंटम है mv, इनिशियल मोमेंटम है mu। ठीक है, mu दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल F इंटू डी टी। ठीक है, F इंटू डी टी इंटीग्रल
इज इक्वल टू डी पी, इसका P आएगा इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम तक, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल विल बी इक्वल टू इंटीग्रल F dt, और अगर F कांस्टेंट है तो F को बाहर निकाल के dt इंटीग्रेट करके तुम लिख सकते हो फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। ठीक है, तो तुम कह सकते हो फोर्स इनटू टाइम अगर फोर्स कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रल F dt इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल इज इक्वल टू F इनटू टाइम के बराबर होगा। क्लियर? ठीक है ना? और तुम दूसरा चीज कह सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल। ठीक है, लिखो लिखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स ऑन दैट पार्टिकल। ठीक है ना? एक और चीज लिखना, इंटीग्रल ऑफ F dt, इंटीग्रल ऑफ F dt ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल, change in momentum of that particle, and change in momentum is also called impulse. Change in momentum is also called what? Impulse. ठीक है? देखिए 0.1 kg का एक बॉल है, इसको हमने वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दिया और ये सेम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से रिटर्न होता है। ठीक है, अच्छा ये जब जा रहा है तब इस पर कोई फोर्स है क्या? अभी कोई फोर्स है क्या? अभी कोई फोर्स है क्या? ठीक है, अब फोर्स होगा। जब तक ये दीवार के साथ कांटेक्ट में होगा तभी तक फोर्स होगा। ठीक है, फिर ये जो वापस लौटेगा तो कोई फोर्स नहीं होगा। तो जब ये जाएगा तब कोई मोमेंटम चेंज नहीं होगा, जब ये आएगा तब भी कोई मोमेंटम चेंज नहीं होगा। जब तक ये वॉल के साथ कांटेक्ट में होगा तभी मोमेंटम चेंज होगा। मानते हो इस बात को? और तभी फोर्स लगेगा। ठीक है, लिखो, ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg, ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg strikes the wall, vertical wall, strikes the vertical wall, and it remains in the contact of wall and remains in contact with the wall for 0.01 second, 0.01 second. Find the force exerted by the wall on the ball, the wall on the ball. ठीक है, देख ये 10 मीटर पर सेकंड से गया और वापस, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से आया, है ना? 10 मीटर पर सेकंड से गया और वापस 10 मीटर पर सेकंड से आया। ठीक है, अब एक चीज देखना, P इनिशियल जो होगा, है ना, अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं तो P इनिशियल होगा 10 इंटू 0.1, है ना, दैट इज 1, और P फाइनल जो होगा वो होगा 10 इंटू 0.1 विथ निगेटिव साइन, निगेटिव क्योंकि इस तरफ है, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, ऑफ कोर्स kg मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड। अच्छा, मैं लिखूंगा फोर्स इंटू टाइम, टाइम इज 0.01 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम -1 माइनस इनिशियल मोमेंटम 1, ये होगा -2, तो फोर्स इज इक्वल टू -2 अपॉन 0.01, दैट इज इक्वल टू व्हाट?
माइनस कितना 200 न्यूटन के बराबर होगा। माइनस 200 का मतलब क्या हुआ ये मुझे बताओ, उस तरफ या इस तरफ? इस तरफ, ठीक है, फोर्स इस तरफ होगा। क्लियर? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए ये वर्टिकल वॉल है ना, ये वही 0.1 kg का एक बॉल है, ठीक है, और ये ऐसे गया, ऐसे स्ट्राइक किया, ठीक है, एंड दिस एंगल इज 37 डिग्री, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है v वो है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लिखिए ए बॉल ऑफ 0.1 kg, a ball of 0.1 kg strikes with a velocity of 100 meter per second, 100 meter per second with a vertical wall, at an angle of 37 degree, at an angle of 37 degree with the vertical, ठीक है, and is reflected back at the same angle, and is reflected back at the same angle, ठीक है। find the force exerted by the wall on the ball if it remains in contact, if it remains in contact with the wall for 0.1 seconds, ठीक है। चलिए ये 100 मीटर पर सेकेंड से गया, मतलब इसकी मोमेंटम कितनी होगी 10, और ये सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, 37 डिग्री पे, ठीक है। देख इसकी जो इनिशियल मोमेंटम थी, मैं P इनिशियल लिखता हूँ, P इनिशियल इज इक्वल टू, ये ऐसे थी, तुम्हें वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, है ना। ये अगर एंगल 37 है तो मुझे लगता है कि ये वाला एंगल 37 होगा, ये 10 है, ठीक है, ये 10 cos 37 होगा, ये 10 sin 37 होगा। cos 37 कितना होता है 4/5, तो 10 इंटू 4/5 कितना होगा 8, और 10 इंटू साइन 37 3/5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3/5 दैट इज 6, ठीक है। तो P इनिशियल जो होगा वो होगा 8i माइनस 6j, ठीक है। अच्छा P फाइनल देखना, P फाइनल मोमेंटम 10 है, तो ये जो जाएगा 10 cos 37, है ना, तो मतलब cos 37 इज 8, ठीक है, तो इधर माइनस, तो माइनस 8i, और इधर, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, माइनस 6j, तो मैं लिखूंगा फोर्स इंटू टाइम, टाइम कितना बोला है मैंने 0.1, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, P फाइनल माइनस P इनिशियल, P फाइनल माइनस 8i माइनस 6j माइनस 8i, है ना, प्लस 6j, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 16i, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू होगी, है ना, माइनस 16 अपॉन 0.1 आई कैप, दैट इज माइनस 160 आई कैप के बराबर, ठीक है। मतलब फोर्स जो होगा वो सिर्फ आई कैप में होगा, इस तरफ होगा, वाई में कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं है, तो वाई में कोई भी फोर्स नहीं होगा। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। चलिए ये वर्टिकल वॉल है, ठीक है, यहाँ पे एक गन है, ठीक है, या मान ले, ठीक है, चल गन मान लेते हैं, है ना, एक गन है, लिखो 100 बुलेट्स पर सेकेंड, 100 bullets per second are fired from a gun with a velocity of 20 meter per second, या 20 मीटर पर सेकेंड को कर लो 100 मीटर पर सेकेंड. The bullets strikes the wall, the bullet strikes the wall and get embedded in the wall. Find the force exerted by
फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाई द बुलेट ऑन द वॉल। कितने बुलेट कितने मास का है बोलो, कितने ग्राम का बुलेट दिया हुआ है? ठीक है, चलो हम लोग 0.1 ग्राम ले लेते हैं। ठीक है, लिख लो मास ऑफ द बुलेट इज 0.1 ग्राम। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड। तो 0.1 का है और इसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड। मतलब मोमेंटम कितनी हो गई इसकी? 10। ठीक है, ये गया और स्ट्राइक किया। ठीक है, तो एक बॉल की जो चेंज इन मोमेंटम होगी है ना, डेल्टा पी, पहले मोमेंटम थी 10, बाद में हो गई 0, तो 10 होगी। ठीक है, अच्छा तुम जानते हो कि फोर्स इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी होता है। ठीक है, तो डेल टी को अगर हम 1 सेकेंड ले लें है ना, तो एफ जो है वो डेल पी के बराबर होगा। मतलब 1 सेकेंड में जो चेंज इन मोमेंटम होता है वही फोर्स होता है। ठीक है, अच्छा 1 सेकेंड में कितने बॉल स्ट्राइक हो रहे हैं? 100। अच्छा एक बॉल का चेंज इन मोमेंटम 10 है, तो 100 बॉल्स का चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? 100 इंटू 10 कितना? 1000। तो फोर्स जो होगा वो 1000 न्यूटन के बराबर होगा। क्लियर है? चले आगे हम लोग, है ना। चलिए देख, ये ब्लॉक है ना। हाँ देख, ये ब्लॉक है 10 kg का। ठीक है, और इस पे हमने फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, है ना, 10 kg। लिखो फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 2 seconds। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 2 seconds। अप्लाई इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। ठीक है, देख इसको तो तुरंत तुम कर सकते हो, है ना। कितने सेकंड्स में बोला है मैंने? 2 seconds में। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 दी हुई है। ठीक है, तो देखो तुम क्या लिखोगे, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मान लेते हैं कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है ना वो v है। ठीक है, अब f इंटू टी 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 इंटू वी माइनस 0। तो यहाँ से तुम देख सकते हो v इजीली कितना हो जाएगा? 4 मीटर्स पर सेकंड के बराबर। क्लियर? चलिए हम लोग इसको कॉपी करेंगे आप, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, देख ये 10 kg का ब्लॉक है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी इस तरफ है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और फोर्स हम इस तरफ लगा रहे हैं 20 न्यूटन। ठीक है, लिखो फाइंड द velocity of the block if the force is applied for 3 seconds। ठीक है, चलिए देखो कितने सेकंड तक फोर्स अप्लाई करा है हमने? 3 seconds। मैं मान लेता हूँ कि फाइनल वेलोसिटी जो इसकी है 10 kg की फाइनल वेलोसिटी है v। ठीक है, मैं लिखूँगा फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम 10v माइनस इनिशियल मोमेंटम 100 इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। याद रखना फोर्स यहाँ पे 20 है लेकिन वो पीछे की तरफ है, तो चूंकि ये वेक्टर होता है ना, तो हमें -20 इंटू कितना लेना होगा? 3 seconds बोला था ना, 3। तो यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो v आएगा किसके बराबर? आई थिंक 60 माइनस होगा, तो v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए देख मान ले एक ब्लॉक है। ठीक है, और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तू जानता है कि P फाइनल माइनस P इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी होता है। मान लो ये जो फोर्स है ना वो ग्राफिकल फॉर्म में हमें दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफ दिया हुआ है हम लोगों को। ठीक है, अच्छा यहाँ फोर्स जो ब्लॉक पे लग रहा है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा देखो एफ इंटीग्रल एफ डी टी, इंटीग्रल एफ डी टी तुम एरिया अंडर द ग्राफ में पढ़ चुके हो कि ये वाला एरिया हम लोगों को देगा, है ना, ये वाला एरिया देगा। मान लो ये टाइम t1 है, ये t2 है। ठीक है, तो इसकी जो लिमिट होगी वो t1 से लेके t2 तक होगी। तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया अंडर द एफ टी ग्राफ। ठीक है, लिख लो इस चीज़ को, पहले लिख लो फिर कॉपी करना। एरिया अंडर द एफ टी ग्राफ गिव्स अस चेंज इन लीनियर मोमेंटम। एरिया अंडर द एफ टी ग्राफ गिव्स अस चेंज इन व्हाट? लीनियर मोमेंटम। ठीक है, देखो एक ब्लॉक है। ठीक है, 5 kg का। ठीक है, और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं F, और इस फोर्स का ग्राफ तुमको दिया हुआ है एफ टी ग्राफ। ग्राफ कुछ ऐसा है।
ठीक है, लिखो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स, एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। ठीक है, देखो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, इसकी फाइनल वेलोसिटी मैं v मान लेता हूँ। ठीक है, तो तुम लिखोगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया, ये वाला एरिया होगा 3 इंटू 2 6 प्लस ये वाला एरिया होगा हाफ बेस 3 इंटू हाइट 2, कितना हो जाएगा ये 3, तो ये हो जाएगा 9 के बराबर। तो वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी 9/5 मीटर पर सेकंड के बराबर। क्लियर? चलिए, ये ब्लॉक है, ठीक है, 2 kg का, और इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसमें फोर्स F लगा रहे हैं, है ना। इसका जो फोर्स टाइम ग्राफ है वो दिया हुआ है, FT ग्राफ इज लाइक दिस। लिखो if at t is equal to 0, if at t is equal to 0, the velocity of the particle is 2 meters per second, 2 meters per second. Find the velocity of the particle at t is equal to 8 seconds. Velocity of the particle at t is equal to 8 seconds. ठीक है, चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक में फोर्स पॉजिटिव है, फोर्स पॉजिटिव है, इस तरफ लगेगा, मोमेंटम बढ़ेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक में फोर्स नेगेटिव है, तो फोर्स उल्टा लगेगा, मोमेंटम घटेगी। तो ये पॉजिटिव एरिया हो गया और ये नेगेटिव एरिया हो गया। क्या पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया दोनों बराबर हैं क्या? बिल्कुल हैं। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 0, तो चेंज इन मोमेंटम कितनी होगी 0, तो फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम बराबर होगी, तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर है? ठीक है, चल ये डायग्राम पहले प्लॉट कर लिया। लिखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द टाइम at which the velocity of the particle again becomes 2 meter per second, again becomes 2 meter per second। ठीक है, ये जो ग्राफ है ना वो कंटिन्यूड है। ठीक है, तुम एक चीज़ देखो, अगेन बिकम्स 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ 0। देखो यहाँ पे फोर्स पॉजिटिव है तो मोमेंटम बढ़ेगा, यहाँ फोर्स नेगेटिव है तो मोमेंटम घटेगा। ठीक है, अच्छा ये बता, एरिया अंडर द FT ग्राफ क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कितना है 0, तो एरिया अंडर द FT ग्राफ क्या होगा 0। मैंने मान लिया, देख यहाँ पे ये एरिया पॉजिटिव है तो मोमेंटम बढ़ेगा। मैंने मान लिया कि ये जो चीज़ है ना वो टाइम t पे ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये पूरा t लिया है तो ये t-4 होगा, ये 4 है, ये t है तो ये होगा t-4। इसको मैं थीटा ले लेता हूँ। अच्छा ये 2 है, ये 2 है ना, तो थीटा 45 डिग्री होगा, तो ये थीटा है तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो ये t-4 है तो ये वाला भी t-4 के बराबर होगा। ठीक है, ये ग्राफ कंटिन्यूड है ना, लेकिन ये t-4 होगा। अब जो पॉजिटिव एरिया होगा उसको देखना, पॉजिटिव एरिया होगा 2 इंटू 2 4 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 2 इज इक्वल टू नेगेटिव एरिया 1/2 इंटू बेस t-4 इंटू हाइट t-4, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 6 इज इक्वल टू 1/2 t-4 का होल स्क्वायर, 12 इज इक्वल टू t-4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा √12 इज इक्वल टू t-4, सो t इज इक्वल टू 4 प्लस √12 के बराबर होगा। क्लियर है?
ठीक है, चलिए देख, एक 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और उस पर हम फोर्स F लगा रहे हैं और म्यू जो है वो 0.2 है, ठीक है। अच्छा, ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसका जो ग्राफ है टाइम के साथ वो कुछ ऐसा है, F T, ठीक है। ठीक है, लिखो, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 40 सेकेंड्स, एट द एंड ऑफ 40 सेकेंड्स, ठीक है। चलिए, अच्छा ये बता, फोर्स पहले 1 न्यूटन है, म्यू नॉर्मल कितना होगा, 0.2 इंटू 100 कितना, 20 न्यूटन। अच्छा, जब मैंने फोर्स 1 न्यूटन लगाया, ठीक है, तो क्या ब्लॉक मूव होगा, क्या फ्रिक्शन कितना होगा, 1, 2 न्यूटन लगाया तो, 10 न्यूटन लगाया तो, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं फ्रिक्शन का भी ग्राफ साथ में प्लॉट कर लेता हूँ। देख, टाइम है तो अगर फ्रिक्शन 20 होगा, देखो 1 होगा तो -1 होगा फ्रिक्शन, ये अगर 2 होगा तो -2 होगा, तो 10 तक तो ऐसे ही चलेगा, ये हो गया -20। अच्छा, उसके बाद तुम फोर्स को जैसे ही 20 ज़्यादा करोगे, फ्रिक्शन जो होगा, ठीक है, वो 20 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक हम लोग ले लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे तुमको दो फोर्स के इम्पल्स को कंसिडर करना होगा, ठीक है, एक तो पॉजिटिव एक तो नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको टोटल एरिया जब तुम लोगे तो तुमको नेगेटिव एरिया और पॉजिटिव एरिया दोनों की बात करनी होगी। अच्छा, पॉजिटिव एरिया जो होगा कैपिटल F का होगा, है ना, तो ये टोटल एरिया हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पॉजिटिव एरिया होगा, पॉजिटिव एरिया लिख देता हूँ मैं, है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 20 इंटू 40 प्लस दिस एरिया, ये 20 इंटू 40 800, है ना, और माइनस बी जो एरिया होगा वो होगा 1/2 इंटू बेस 10 इंटू हाइट 20, है ना, प्लस ये वाला, ये 30 है और ये 20 है, तो 30 इंटू 20 कितना, 600, ठीक है। अब एक काम करो, ये पॉजिटिव एरिया मुझे बताओ और नेगेटिव एरिया। मुझे लगता है ये पॉजिटिव एरिया जो होगा वो 1200 होगा और नेगेटिव एरिया होगा 700, ठीक है। तो दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो टोटल एरिया आएगा 1200 माइनस 700 कितना, 500। तो टोटल एरिया इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम 10 इंटू वी -0, इनिशियल मोमेंटम और 0, तो v आ जाएगा तुम्हारा 50 मीटर्स पर सेकेंड के बराबर, ठीक है, 50 मीटर्स पर सेकेंड के बराबर। क्लियर। तुम्हारे पास होता है p फाइनल माइनस p इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रल FTT, ठीक है। मान लिया अगर सिस्टम पे फोर्स 0 है तो ये हो जाएगा 0, p फाइनल माइनस p इनिशियल इज इक्वल टू 0, तो p फाइनल इज इक्वल टू p इनिशियल, ठीक है। इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लिखो, इफ ऑन अ सिस्टम, इफ ऑन अ सिस्टम net force is equal to 0, net force is equal to 0, initial momentum of the system, initial momentum of the system is equal to final momentum of the system, is equal to final momentum of the system, and this is called conservation of, this is called conservation of linear momentum
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द व्हाट सिस्टम। ठीक है, चल एक प्लैंक है, ठीक है, मास 2m का है ना, और इसके ऊपर एक आदमी है, ठीक है, और यहाँ पे म्यू जो है ना वो है 0, ठीक है, देयर इज़ नो फ्रिक्शन। ठीक है, लिखो लिखो, ए मैन ऑफ मास स्मॉल m is on the plank of mass 2m, on the plank of mass 2m. The man jumps towards right. Man jumps towards right with a velocity u. With a velocity u. ठीक है, if the plank is kept on the frictionless surface, if the plank is kept on the frictionless surface, find the velocity of plank after the jump. Case 1, u is with respect to ground. Case 2, u is with respect to the plank. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे म्यू कितना है 0 है ना। अब देख, आदमी जो है वो ऐसे जंप मारता है, जब आदमी ऐसे जंप मारेगा तो आदमी पे फोर्स किधर होगा, आदमी ऐसे जंप मारता है, आदमी फोर्स किधर होगा आगे, और प्लैंक पे किधर होगा पीछे। देखो इस पे फोर्स आगे है और इस पे फोर्स पीछे है, ठीक है। अगर मैं इस 2m को और m को पूरे को सिस्टम ले लूँ तो इस पूरे सिस्टम पे नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स सिस्टम पे कितना है 0। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम की कितनी है 0 है ना, क्योंकि दोनों रुके हुए थे। इनिशियल मोमेंटम सिस्टम की कितनी है 0। अच्छा, नेट फोर्स सिस्टम पे कितना है 0। तो क्या सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बिल्कुल। तो देखना, इनिशियल मोमेंटम भी 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ कि v हो गई इस तरफ 2m की, ठीक है, और इस आदमी की इस तरफ दी हुई है u। तो फर्स्ट केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, u विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ दी हुई है, हमें सारी बातें करनी होगी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। मैंने लिखा 0 इज इक्वल टू m इंटू यू माइनस 2m इंटू वी, तो v हमारे पास आ जाएगा u/2, ठीक है। v इज इक्वल टू u/2 है ना, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अच्छा देख, यहाँ पे सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है कि u इज विथ रिस्पेक्ट टू है ना द प्लैंक। अच्छा, बच्चे अब क्या सोचते हैं, ठीक है, कि भाई प्लैंक तो रुका हुआ है, तो विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है, बच्चे ये सोचते हैं। लेकिन तू एक चीज़ देख, अभी प्लैंक है, ये आदमी है, प्लैंक भी स्टेशनरी, आदमी भी स्टेशनरी, ठीक है, दोनों स्टेशनरी हैं। जैसे ये आदमी जंप मारता है, ठीक है, ये आदमी जंप मारा, अच्छा इसको वेलोसिटी मिली, तो क्या इसको वेलोसिटी मिली, जैसे ये जंप मारेगा इसको भी वेलोसिटी मिलेगी, इसको भी वेलोसिटी मिलेगी। अब ये प्लैंक के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी u है ना, तो जैसे ही इसको u मिली उसी इंस्टेंट पे ये भी भाग रहा है, तो अब इसके रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी u है, मतलब भागते हुए प्लैंक के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी u है, ठीक है, प्लैंक के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी है u है। क्लियर है। अब एक चीज देखो, प्लैंक की वेलोसिटी हो गई v और मैन की वेलोसिटी हो गई u, ठीक है, लेकिन ये u विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक है। कहाँ बैठ के है, प्लैंक पे, तुम प्लैंक पे बैठे हो, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी u इस तरफ है, ठीक है, तुम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखना चाहते हो, ठीक है, तो तुम लिखोगे है ना, तुम ग्राउंड पे आओगे, तो ग्राउंड पे आओगे तो तुम प्लैंक को चलाओगे, v दोगे, तो इसको v दोगे,
तो इसकी वेलोसिटी जो होगी u इस तरफ होगी और v इस तरफ होगी, ठीक है, तो u माइनस वी हो जाएगी। अच्छा, मोमेंटम पहले भी जीरो था, अब भी जीरो होगा, तुम लिखोगे जीरो इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू यू माइनस वी माइनस 2m इंटू वी, जीरो। तो यहाँ से आएगा तुम्हारे पास mu इज इक्वल टू 3mv, है ना, सो v इज इक्वल टू u बाई 3 के बराबर आएगा, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों को ये शॉर्टकट मेथड नहीं आता है, ठीक है, वो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। देख, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज u, सो वेलोसिटी ऑफ मैन एक प्लैंक है, इसका मास 2m है, और यहाँ पे एक मैन है जिसका मास m है, और यहाँ भी एक मैन है जिसका मास m है, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक इफ first the man on the right jumps with a velocity u, man on the right jumps with a velocity u towards right, and man on the left, and then man on the left jumps towards left with a velocity u with respect to the plank, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे दो जंप्स की बात है, ठीक है। पहले ये आदमी इधर कूद गया, उसके बाद फिर ये आदमी इधर कूद रहा है, ठीक है, एक साथ दोनों नहीं कूद रहे हैं। देखो, मैं फर्स्ट जंप की बात करता हूँ। ये हमारा सिस्टम, ये आदमी जब जंप करेगा ऐसे, तो आदमी पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, ठीक है, इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, नेट फोर्स जीरो। अब मोमेंटम यहाँ जीरो था, अब ये 2m है, ये आदमी है यहाँ पे, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक इस तरफ है u, और इसकी वेलोसिटी v इस तरफ है, ठीक है। ये विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक है ना। तो जैसे मैं विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक कह रहा हूँ, ठीक है, और जैसे ही इसको वेलोसिटी मिली उस समय इसको प्लैंक को वेलोसिटी मिल गई है ना, तो ये u जो होगा वो u विद रिस्पेक्ट टू v होगा, ठीक है, मतलब माइनस v होगा। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो u माइनस v के बराबर होगी। यहाँ भी मोमेंटम जीरो, यहाँ भी मोमेंटम जीरो, तो मैं लिखता हूँ जीरो इज इक्वल टू, है ना, m इंटू यू माइनस वी माइनस 3m इंटू वी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब तुम v निकालोगे तो वो आएगा u बाई 4 के बराबर, ठीक है। कितना आएगा? u बाई 4। अब देख, अब सिस्टम जो है तेरा वो ये हो गया 2m, है ना, m, है ना, और ये प्लैंक जो है इट इज गोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ u बाई 4 टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। अब देखना, ये आदमी ऐसे जंप मारता है, तो इस पे जो फोर्स होगा वो आगे होगा और इस पे फोर्स पीछे होगा, ठीक है ना। अब देख, इस पे फोर्स पीछे, इसकी वेलोसिटी आगे है, तो ये जो फोर्स है इसकी वेलोसिटी को उल्टा भी कर सकता है, ठीक है। या अगर फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, फोर्स इंटू डेल्टा टी, तो ये वेलोसिटी इधर भी रह सकती है, लेकिन u बाई 4 से तो कम ही होगी, ये पक्की बात है, ठीक है। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा कि u बाई 4 थी, u बाई 4 से v डैश कम हो गई तो u बाई 4 माइनस v डैश हो गई, ऐसी कोई बात नहीं करूँगा मैं, ठीक है। मैं तो ये करता हूँ कि जंप के बाद देखो इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक है u, और प्लैंक की वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ कि v डबल डैश हो गई, ठीक है, रिजल्टेंट। अब तुम देखना, मैं इस डायरेक्शन को निगेटिव ले लेता हूँ, है ना, और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये सिस्टम था बिफोर द जंप,
और ये सिस्टम है आफ्टर द जंप, ठीक है। दोनों केस में मोमेंटम सेम होगा। इधर नेगेटिव लिया है तो सिस्टम की मोमेंटम जो पहले थी, ठीक है, वो हो जाएगी 2m प्लस m, 3m इंटू यू बाई 4 विद अ नेगेटिव साइन, दैट इज इक्वल टू, अच्छा ये जो u है वो विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक है, और जैसे ही आदमी कूदा तो प्लैंक की वेलोसिटी ऑफ v डबल डैश हो चुकी है ना, तो ये जो u होगा विद रिस्पेक्ट टू v डबल डैश होगा, ठीक है। तो तुम प्लैंक पे बैठे हो, है ना, तो प्लैंक तुम्हारे लिए रुका हुआ है, तुमको इसकी वेलोसिटी u दिखाई देती है, तुम नीचे उतरोगे तो प्लैंक को तुम चलाओगे, v डबल डैश दोगे, ठीक है, तो तुम इसको भी u प्लस v डबल डैश दे दोगे, ठीक है। या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज माइनस यू, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक इज माइनस यू, वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू माइनस यू प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, एंड वेलोसिटी ऑफ प्लैंक इज माइनस वी डबल डैश, तो ये हो जाएगा माइनस यू माइनस वी डबल डैश, ठीक है, माइनस यू माइनस वी डबल डैश, ठीक है, मतलब माइनस यू प्लस वी डबल डैश, तो m इंटू u प्लस v डबल डैश विद अ माइनस साइन माइनस 2m इंटू वी डबल डैश, ठीक है। यहाँ से तुम v डबल डैश सॉल्व कर लोगे और तुम्हें फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो मुझे लगता है v डबल डैश विल बी इक्वल टू u बाई 12। क्लियर, ठीक है। चलिए देख, एक पार्टिकल है या एक बॉम्ब है, ठीक है, जो एक्सप्लोड होता है। देखो एक्सप्लोजन किस तरह से होती है, यहाँ पे मान लो गन पाउडर, ये बॉम्ब की बात करें, गन पाउडर है, ठीक है, और इस गन पाउडर में एक्सप्लोजन होती है। तो जब एक्सप्लोजन होगी तो इस पर फोर्स इधर होगा और इस पर फोर्स इधर होगा। इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो क्या तुम मोमेंटम, अगर इस तरह से इंटरनल एक्सप्लोजन होता है तो क्या तुम सिस्टम की मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। लिखो, ए बॉम्ब ऑफ mass 10 kg, a bomb of mass 10 kg explodes into two parts, explodes into two parts, ठीक है। 2 kg part move with the velocity of 2 kg part moves with the velocity of 8 meter per second towards positive x-axis, towards positive x-axis, ठीक है। Then find the velocity of the remaining part. Find the velocity of the remaining part, ठीक है। चलो, हाँ देख, 2 पार्ट में ये बट गया, ठीक है। जो 2 kg वाला पार्ट है, ठीक है, वो इस तरफ मूव कर रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और डायग्राम बनाया कर, जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक सवाल नहीं होगा, मैं क्लियर कह रहा हूँ, ठीक है। तो बचा 8 kg, 8 kg की वेलोसिटी जो है वो इस तरफ ले लो v, है ना। इंटरनल एक्सप्लोजन था, पहले इसकी मोमेंटम 0 थी, अब भी मोमेंटम 0 होगा, ठीक है। तो तुम लिख सकते हो 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 माइनस 8 इंटू वी, तो यहाँ से v तुमको मिलेगा 2 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और ये सब जो मिस्टेक करते हो ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर यहीं पे जाते हैं। चलिए लिखो, ए बॉम्ब ऑफ 10 kg explodes into 3 parts, explodes into 3 parts, ठीक है। 2 kg पार्ट, चलो फिर से लिखो इसको, ठीक है। लिखो, ए बॉम्ब ऑफ 10 kg explodes into 3 parts. 2 kg part move with a velocity of 5 meter per second along positive x-axis. 5 meter per second along positive x-axis, ठीक है। Another mass of 3 kg. Another mass of 3 kg moves along positive y-axis with a velocity of 8 meter per second. Then find the velocity of a remaining part,
ठीक है। देख मुझे ये बता, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का कितना है 0, तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होगा 0। देख इधर 2 kg जो पार्ट है, ठीक है, वो इस तरफ मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा 3 kg पार्ट किस तरफ मूव कर रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखना इसकी मोमेंटम इधर, इसकी मोमेंटम इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम इस तरफ होगा। टू मेक द मोमेंटम 0, ठीक है, जो थर्ड पार्ट होगा हमारा 5 kg का, वो इस तरफ मूव होगा, ठीक है। या तो तुम ऐसे कर सकते हो कि इस एंगल को तुम थीटा ले लो और 5v का कॉस कंपोनेंट x में इसके मोमेंटम को कौन कैंसिल करेगा, मतलब तुम लिख सकते हो 5v cos थीटा इज इक्वल टू 10, और y में तुम लिख सकते हो 5v sin थीटा इज इक्वल 24, इसकी मोमेंटम 5v sin थीटा इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो इसको तुम स्क्वायर करके अगर ऐड कर दो, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से तुम v निकाल सकते हो, या मैं तो बोलूँगा ऐसे सजेस्ट करूँगा, या सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से तुम डिवाइड करके tan थीटा भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं तुमको सजेस्ट करूँगा कि डायरेक्ट तुम लिखो, ठीक है, नेट मोमेंटम पहले भी 0 इज इक्वल टू 10 i कैप प्लस 24 j कैप प्लस 5v। तो यहाँ से v तुम्हारे पास आएगा, वो आएगा -10i माइनस 24j डिवाइडेड बाई 5 क्लियर। यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तुम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। देखो एक बॉम्ब है ना 10 kg का, ठीक है, और इसको हमने 37 डिग्री पे 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, ठीक है। लिखो बॉम्ब ले लो या पार्टिकल ले लेते हैं, ठीक है। लिखो ए पार्टिकल इज थ्रोन विथ 20 मीटर पर सेकेंड at an angle of 37 degree with the horizontal, ठीक है। At the highest point of its motion, due to internal explosion, the particle breaks into two parts. The 2 kg part returns to the original point of projection, then find where the other particle will fall distance from the original point। इसको करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। हाँ देखते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले तो तुम देखो रेंज जो होता है पार्टिकल का, ठीक है, वो होता है 2u sin थीटा cos थीटा अपॉन g के बराबर, ठीक है। 2u u है 20 sin 37, ठीक है, 3/5 इंटू 4/5 अपॉन 10, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 416 इंटू 3 48/25, ये रेंज हो गई, ठीक है। अब देखना हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ होगा, ये है 48/25, ठीक है। अच्छा यहाँ ये 2 पार्ट में एक्सप्लोड हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी, जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ थी वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वहाँ होगी, मतलब 20 cos थीटा 20 इंटू 4/5, ठीक है, 20 इंटू 4/5 कितना होगा 16 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। मास कितना बताया था मैंने 2 kg नहीं, ये पूरे का मास
अच्छा पूरे का मास ही नहीं दिया मैंने, ठीक है। तो चलो पूरे का मास जो है, ठीक है, 3 kg ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। पूरे का मास हम लोग 3 kg ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 kg है ना। अच्छा एक चीज़ देखो, अगर इसकी वेलोसिटी 16 इस तरफ है तो ये यहाँ रीच करेगा, लेकिन अगर इसी पार्टिकल की 16 इस तरफ होती तो ये पार्टिकल यहाँ रीच करता, ठीक है। तो पक्की बात है कि जब एक्सप्लोजन हुआ तो 2 kg वाला यहाँ रिटर्न हो रहा है, तो 2 kg वाले की जो वेलोसिटी हो जाएगी 2 kg वाले की, ठीक है, जो 2 kg वाले पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी, है ना, वो 16 इस तरफ हो जाएगी, और 1 kg वाले पार्टिकल की वेलोसिटी जो है, ठीक है, वो इस तरफ v ले लेता हूँ मैं। इंटरनल एक्सप्लोजन हुआ है, हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम को कंजर्व कर सकता हूँ क्योंकि फोर्स जो है ग्रेविटी वो डाउनवर्ड है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 3 × 16 इज इक्वल टू 1 × v माइनस 2 × 16। एक्सप्लोजन से पहले मोमेंटम 3 × 16 इज इक्वल टू 1 × v पॉजिटिव माइनस 2 × 16, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 1 × v इज इक्वल टू 3 × 16 प्लस 2 × 16, दैट इज इक्वल टू 48 प्लस 32 कितना होता है 80 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो 80 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। अब देखना इसकी वेलोसिटी हो चुकी है 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा वर्टिकल में कोई फर्क हुआ है क्या, ये मुझे बताओ। वर्टिकल में कोई फर्क नहीं हुआ है, ठीक है। तो वर्टिकल वेलोसिटी इसकी पहले भी 0 थी, अब भी वर्टिकल वेलोसिटी इसकी 0 है। तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगेगा वो तो उतना ही लगेगा जितना पहले लग रहा था, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पहले 16 थी, अब कितनी हो गई 80 हो गई, ठीक है। तो तुम जानते हो कि डिस्टेंस जो होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो पहले ये, ठीक है, देखो रेंज है 48/25, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा 24/25, ठीक है। तो पहले ये 24/25 पे गिर रहा था, लेकिन अब जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पहले 16 थी अब 80 हो चुकी है, मतलब कितनी टाइम्स हो चुकी है 5 टाइम्स। तो अब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो 5 टाइम्स होगा। तो अब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो 48/25 इंटू 2, 48/25 अपॉन 2 ये डिस्टेंस इंटू 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये 48/10 दैट इज 4.8 मीटर्स, यहाँ से 4.8 मीटर्स पे, ठीक है। अच्छा ये यहाँ से 4.8, तो यहाँ से कितने पे गिरेगा 4.8 प्लस ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो 24/25। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो 24/25 प्लस 4.8 मीटर्स के बराबर होगा। क्लियर। चलो इसका मास m है, इसका मास 2m है, ठीक है ना। और स्प्रिंग की जो लेंथ है नेचुरल लेंथ वो L0 है, ठीक है। स्प्रिंग अटैच्ड है और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों ब्लॉक को खींचा और लेंथ इसकी कर दी स्प्रिंग की L+x, ठीक है। मास m, मास 2m, ठीक है। और इसको छोड़ दिया, ठीक है। इस सिस्टम को खींचा और छोड़ दिया। ये बताओ अभी डिफॉर्मेशन कितनी है। नहीं, L थी नेचुरल लेंथ, ठीक है, L थी नेचुरल लेंथ और खींच के तुमने L+x कर दिया, ठीक है। तो जो डिफॉर्मेशन है वो x है, L+x नहीं है, ठीक है। लिखो द ब्लॉक्स आर रिलीज्ड, द ब्लॉक्स आर रिलीज्ड when the deformation in the spring is x, when the deformation in the spring is x, then find the velocity of the two blocks, velocities of the two blocks when the spring reaches its natural length, रीचेज इट्स नेचुरल लेंथ, ठीक है। चलिए देख
स्प्रिंग खिंचा हुआ है, तूने छोड़ा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, और दोनों पे स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स होता है kx। अच्छा, जब ये ब्लॉक नज़दीक आएंगे डिफॉर्मेशन बदलेगा तो फोर्स भी बदलेगा, ठीक है, हर इंस्टेंट पे। तो इसको v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a से तो बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि फोर्स वेरिएबल होगा, एक्सेलरेशन भी दोनों ब्लॉक्स का वेरिएबल होगा। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, नेट फोर्स सिस्टम पे कितना होगा? 0। जब ये नेचुरल लिंक पे आ गया तो मैं m की वेलोसिटी को v1 मान लेता हूँ और 2m की वेलोसिटी को v2 मान लेता हूँ, ठीक है। जब इसको छोड़ा था तब मोमेंटम 0 थी, नेट फोर्स 0, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो अभी भी मोमेंटम 0 है। तो मैंने लिखा 0 इज इक्वल टू mv1 माइनस 2mv2, ठीक है। m कैंसिल हो गया, v1 इज इक्वल टू 2v2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी वेलोसिटी को v ले लेता हूँ मैं, v2 को v ले लिया, तो v1 जो होगा वो 2v होगा, इसकी वेलोसिटी v, इसकी 2v नेचुरल लिंक पे आने पे, ठीक है। अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लिख देता हूँ, ठीक है। पूरे सिस्टम के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लिख रहा हूँ, ठीक है। तुम जानते हो कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। तो वर्क डन तुम जानते हो कि वर्क डन है -12k x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब छोड़ा था तब इनकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है इन दोनों की मिला के वो है हाफ m इंटू 2v का स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर, ठीक है, दोनों की मिला के काइनेटिक एनर्जी, और माइनस जो दोनों की मिला के काइनेटिक एनर्जी पहले थी वो थी 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे x फाइनल स्क्वायर जो है वो 0 है, मैंने गलती कर दी है, x फाइनल स्क्वायर इज 0 एंड x इनिशियल स्क्वायर इज x स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 आएगा, है ना। इसको आप सॉल्व करें और मुझे आप बताएं कि v की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, ठीक है, इसको सॉल्व करके। तो तू यहाँ से देख सकता है कि हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4mv स्क्वायर बाई 2 प्लस mv स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 5mv स्क्वायर बाई 2। दोनों तरफ से हाफ को कैंसिल कर दे, तो यहाँ से v तुम्हारे पास आ जाएगा रूट ऑफ k बाई 5m और x बाहर, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी तुमको मिल गई, है ना। तो इसकी वेलोसिटी 2v होगी, तो 2 टाइम्स कर दो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। चलिए, देख ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और यहाँ पे ये मास m है और ये मास स्मॉल m है, ठीक है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ठीक है, जो कि इन दोनों ब्लॉक से अटैच नहीं है, और यहाँ पे एक रस्सी बंधी हुई है, ठीक है। मतलब ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है क्या कि एक स्प्रिंग लिया और स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया और एक दूसरा ब्लॉक यहाँ रख दिया, ठीक है, और एक रस्सी बांध दी। मतलब ये स्प्रिंग जब फैलेगा तो ये ब्लॉक इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ठीक है, रस्सी को काटने पे, और ये स्प्रिंग यहीं गिर जाएगा, ठीक है। दोनों अटैच नहीं है, स्प्रिंग ब्लॉक्स के साथ अटैच नहीं है, ठीक है। लिखो, ए स्प्रिंग मास सिस्टम with unequal masses, a spring mass system with unequal masses is placed at rest on a smooth horizontal surface as shown in figure. The spring is initially kept compressed with the help of thread as shown in figure. When the spring is burnt up,
the mass small m moves so as to enter in a vertical loop of radius small r, vertical loop of radius r. What should be the minimum compression in the spring? What should be the minimum compression in the spring so that M may negotiate the full vertical loop. ठीक है, इस स्ट्रिंग को हमने कट करा, ये फैलेगा तो ये इस तरह भागेगा, ये इस तरह भागेगा और ये स्प्रिंग यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा. मान ले ये स्प्रिंग यहीं ड्रॉप हो गया, है ना. अच्छा, तू जानता है कि मिनिमम वेलोसिटी टू निगोशिएट दिस सर्कल, है ना, कितनी होती है? √5gr. तो इसको वेलोसिटी मिली मिनिमम. अच्छा, एक चीज़ देखो, जितनी ज़्यादा कंप्रेशन होगी उतनी ज़्यादा वेलोसिटी इसको मिलेगी. ठीक है, तो यहाँ पे कंप्रेशन इतनी है कि ये निगोशिएट करता है फुल वर्टिकल सर्कल. तो इसकी वेलोसिटी हो गई √5gr और इसकी वेलोसिटी जो है वो हो गई v. इसकी √5gr, इसकी v. अच्छा, इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर. नेट मोमेंटम सिस्टम की कितनी थी पहले? 0. अब भी मोमेंटम कितनी होगी? 0. तो मैंने लिख दिया mv प्लस m इंटू √5gr इज इक्वल टू 0. v इज इक्वल टू m √5gr अपॉन कैपिटल M. ये हमने वेलोसिटी की वैल्यू, इसकी वेलोसिटी की वैल्यू हमने निकाल ली. ठीक है, अब एक चीज़ देखना, अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने जा रहे हैं. ठीक है, क्योंकि अभी भी हमारे पास हमें x की वैल्यू निकालनी है, कंप्रेशन की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ वेलोसिटी आई है इस ब्लॉक की. ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम. स्प्रिंग x से पहले कंप्रेस था और बाद में नेचुरल लेंथ पे पहुंच गया. ठीक है, तो मैं लिखूंगा -12k x फाइनल स्क्वायर. x फाइनल स्क्वायर है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है तो 0, माइनस x इनिशियल स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. दोनों ब्लॉक की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों ब्लॉक का कितना था? 0. और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ स्मॉल m इंटू 5gr का होल √5gr का होल स्क्वायर, मतलब 5gr प्लस हाफ कैपिटल M इंटू v स्क्वायर. इसको होल स्क्वायर कर देता हूँ तो ये हो जाएगा m स्क्वायर बाई m स्क्वायर, है ना, इंटू 5gr. ठीक है, चलिए अब मैं एक काम करता हूँ. ठीक है, इसको लिख देता हूँ, ये m से m कैंसिल हो गया, हाफ स्मॉल m 5gr को कॉमन ले लिया. ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M. ठीक है, अच्छा, ये जो वैल्यू हो गई ये हो गई हाफ के x स्क्वायर के बराबर. हाफ कैंसिल हो गया. ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं. x की वैल्यू डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू m 5gr या m इंटू 1 प्लस m बाई m 5gr बाई k, है ना, अंडर रूट. ये आ जाएगी आपकी वेलोसिटी की वैल्यू. क्लियर है? चलिए इसको जल्दी से आप लिख लीजिए, है ना. ये 2m मास है. ठीक है, और ये m मास है और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट k है. ठीक है, इसको मैंने वेलोसिटी v दे दी, है ना. क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग. फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग. ठीक है, देख ये गया, स्ट्राइक हुआ. ठीक है, ये m है, टू m है, इसकी वेलोसिटी मान ले 10 है. ठीक है,
देख अभी स्प्रिंग का कंप्रेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी स्प्रिंग फोर्स जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा। अच्छा, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, ठीक है, तो होगा क्या कि ये ब्लॉक जो है इसके करीब आएगा, और जैसे ही इसके करीब आएगा तो स्प्रिंग में थोड़ी कंप्रेशन बढ़ जाएगी, और स्प्रिंग में जैसे ही कंप्रेशन बढ़ेगी तो स्प्रिंग फोर्स इस पे इधर होगा, इस पे इधर होगा, तो स्प्रिंग फोर्स इस पे इधर और इस पे इधर, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो अब बढ़ेगी क्योंकि फोर्स इधर है, और इसकी वेलोसिटी घटेगी। इसकी वेलोसिटी हो गई 9, ठीक है। अच्छा, ये सब बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैं वो जो प्रोसेस है ना उसको एक्सपैंड मतलब टाइम को मैं बढ़ा के बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। इसकी वेलोसिटी हो गई 9 और इसकी वेलोसिटी हो गई 1। अच्छा, इसकी वेलोसिटी अभी भी ज़्यादा है, तो ये जब जैसे मान लो तुम कोई आदमी आगे चल रहा है और तुम पीछे चल रहे हो, है ना, तो अगर तुम्हारी वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो तुम उसके करीब पहुंचोगे, तो ये ब्लॉक जो है इसके करीब पहुंचेगा, ठीक है। अगर इसके करीब पहुंचेगा तो कंप्रेशन क्या होगा, और बढ़ेगा। अब मान लो इसकी वेलोसिटी हो गई, ठीक है, 8 और इसकी वेलोसिटी हो गई 2, है ना। अभी भी फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी वेलोसिटी घटेगी। क्या ये मैक्सिमम कंप्रेशन वाला स्टेज है क्या? नहीं, क्योंकि ये और करीब पहुंचेगा। इसकी वेलोसिटी हो गई 7 और इसकी वेलोसिटी हो गई मान ले 4। क्या ये मैक्सिमम कंप्रेशन वाला स्टेज है क्या? अच्छा, इसकी वेलोसिटी हो गई मान ले 6, इसकी वेलोसिटी हो गई 5। क्या ये मैक्सिमम कंप्रेशन का स्टेज है क्या? अच्छा, मान ले इसकी वेलोसिटी हो गई 5.5, इसकी वेलोसिटी भी हो गई 5.5। क्या ये मैक्सिमम कंप्रेशन है? बिल्कुल है। इसके बाद क्या होगा, चूंकि कंप्रेशन है इसमें, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ के अब हो जाएगी 6 और इसकी वेलोसिटी मान ले बढ़ के घट के हो गई 5। तो इसके बाद 5.5 के बाद जब दोनों की वेलोसिटी बराबर है, ठीक है, उसके बाद इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये ब्लॉक जो है दूर जाने लगेगा, तो स्प्रिंग की कंप्रेशन जो है वो घटने लगेगी। इलोंगेशन नहीं होगा स्प्रिंग में, स्प्रिंग का कंप्रेशन क्या होगा, घटने लगेगा, ठीक है। और ये जो मैंने वेलोसिटी 10 और ये सब लिया है वो जस्ट एग्जांपल था, ठीक है, सिर्फ ये समझाने के लिए कि मैक्सिमम कंप्रेशन पे दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो देख, मैक्सिमम कंप्रेशन वाला मैंने केस ले लिया, इसकी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी भी v है मैक्सिमम कंप्रेशन पे। अच्छा, मैक्सिमम कंप्रेशन पे या ड्यूरिंग द होल प्रोसेस स्प्रिंग अगर कंप्रेस्ड है तो इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम क्या होगा, 0। तो वी कैन कंजर्व द मोमेंटम। मैं अज्यूम कर लेता हूँ मैक्सिमम कंप्रेशन x है, तो मैं लिखूंगा मोमेंटम कंजर्वेशन 2mv इज इक्वल टू 2m इंटू v डैश ले लेता हूँ, ठीक है, प्लस mv डैश। तो v डैश आएगा 2v/3 के बराबर, ठीक है, 2v/3 के बराबर। क्लियर? अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लिख देता हूँ, ठीक है। अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें, ये है सिस्टम पहले और ये है सिस्टम बाद में। तो सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी पहले थी वो थी हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी जो बाद में है वो हाफ 2m v डैश स्क्वायर प्लस हाफ m v डैश स्क्वायर, ठीक है। अब इनिशियल कंप्रेशन 0 था और फाइनल कंप्रेशन कितना है, x, ठीक है। तो जैसे हम किसी के रेस्पेक्ट में देखते हैं ना, ठीक है, तो मतलब वो चीज़ रुकी हुई है। जैसे तुम ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन के रेस्पेक्ट में किसी चीज़ को देख रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि तुम ट्रेन में हो, मतलब ट्रेन रुकी हुई है, ठीक है। जैसे मान ले एक ऐसा एक वेज है, ठीक है, ये वेज है, ठीक है, और मान लो तुम्हारी वेलोसिटी वेज के रिस्पेक्ट में ऐसी दी हुई है। देखो यहाँ पे जो तुम्हारी वेलोसिटी वेज के रिस्पेक्ट में होगी ना, वो या तो इधर होगी या तो इधर होगी। वेज अगर रुका हुआ होगा तो तुम इधर तो जा नहीं सकते, तो तुम्हारी वेलोसिटी या तो इधर होगी या तो इधर होगी, ठीक है। मान लो तुम यहाँ हो, मान लो तुम यहाँ हो, तो वेज रुकी हुई है, तुम्हारी वेलोसिटी या तो ऊपर हो सकती है या तो नीचे हो सकती है, ठीक है। कोई पार्टिकल मान ले यहाँ है, तो इसकी वेलोसिटी वेज के रेस्पेक्ट में या तो ऊपर होगी या तो नीचे होगी, ठीक है। आ रहा है मैं क्या समझ, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो लिफ्ट है, ठीक है, और इस यहाँ पे तुम हो, तो तुम्हारी वेलोसिटी या तो ऐसी हो सकती है ना, या तो ऐसी हो सकती है वेज के रेस्पेक्ट में, वेज रुका हुआ है तो, ठीक है।
है ना। ऐसा नहीं होगा कि वेज रुका हुआ है तो तुम्हारी वेलोसिटी इधर हो जाए, ठीक है। या तुम रुका हुआ और वेज के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी भी हो सकते हो तुम। मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, ऐसा है, और वेज के रेस्पेक्ट में तुम्हारी वेलोसिटी या तो ऐसी हो सकती है या वेज के रेस्पेक्ट में तुम्हारी वेलोसिटी ऐसी हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता वेज रुका हुआ है तो तुम वेज पे हो, ठीक है, तो तुम इसको तोड़ के अंदर घुस जाओ, है ना। या तुम अगर जंप करते हो तो तुमको वेज छोड़ना होगा। अगर तुम वेज के साथ कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है, तो तुम्हें या तो इधर जाना होगा या तो इधर जाना होगा। तुम यहाँ पे भी वेज के साथ कॉन्टैक्ट में हो तो या तो इधर जा सकते हो या तो इधर जा सकते हो। क्लियर है। तुम एक चीज़ देखो, मान लो ये एक लिफ्ट है, ठीक है। लिफ्ट के रेस्पेक्ट में तुम्हारी वेलोसिटी जो है वो इस तरफ दे रखी है u, और वेज की वेलोसिटी ऊपर दे रखी है लिफ्ट की वेलोसिटी v। ये वेज के रेस्पेक्ट में u है, ठीक है। तो इसका मतलब तुम वेज के अंदर से इसको तुम देख रहे हो, वेज के अंदर से ये u इस तरफ जा रहा है, ठीक है। वेज के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक है, और वेज की वेलोसिटी इस तरफ है। तो देखो तुम वेज अगर रुका, मतलब वेज के अंदर से तुम देख रहे हो, ठीक है, तो ये इस तरफ जा रहा है, तुम वेज के अंदर हो तो वेज रुका हुआ होगा। मान लो इसकी वेलोसिटी तुमको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखनी है, तो तुम ग्राउंड में आओगे तो अब तुमको वेज, ये जो लिफ्ट है वो चलता हुआ दिखाई देगा। तो वेज चलता हुआ दिखाई देगा तो तुम अब नए नीचे आए तुम, तो नए डायग्राम में, ठीक है, तुम लिफ्ट तुमको चलता हुआ दिखाई देगा तो तुम वी ऊपर की तरफ दोगे लिफ्ट को, तो तुम आदमी को भी वी इस तरफ दे दो। तो इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो u इस तरफ होगी और v इस तरफ होगी, ठीक है। मान लो हम इस वेज की बात करें, ठीक है, ऐसा कुछ है। और मान लो एक आदमी की वेलोसिटी u इस तरफ दी हुई है और वेज की वेलोसिटी v इस तरफ दी हुई है, ठीक है। मान लो ये वेलोसिटी जो है, ठीक है, वो विद रिस्पेक्ट टू वेज दी हुई है। तो तुम वेज पे बैठे हो, है ना, और वेज के रेस्पेक्ट में इसको तुम देख रहे हो, मतलब वेज अभी रुका हुआ है, ठीक है, तुम वेज पे बैठ के इसको देख रहे हो, ठीक है। अगर वेज रुका हुआ होता तब इसकी u होती। तुम जब ग्राउंड पे आओगे, याद रखना अभी वेज रुका हुआ था, ये v नहीं थी अभी वेज के पास। तुम जब ग्राउंड पे आओगे, ठीक है, तो तुम वेज को v दोगे इस तरफ, तो तुम इसको भी v दोगे, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगी u प्लस वी। तुम अब ग्राउंड से देख रहे हो, इसकी v, इसकी u प्लस वी, ठीक है। अब जैसे देखो यही अगर, ठीक है, ये वेज होता और इस आदमी की वेलोसिटी, ठीक है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो इधर होती विद रिस्पेक्ट टू वेज, ये u ले लेते हैं, ठीक है, और वेज की वेलोसिटी इस तरफ हम v ले लेते हैं, ठीक है। अब ये u जो है विद रिस्पेक्ट टू वेज है, ठीक है, तो तुम वेज पे बैठ के देख रहे हो, है ना, वेज पे बैठ के इसकी वेलोसिटी u इस तरफ है, ठीक है। ये वेज अभी रुका हुआ है, मतलब v अभी नहीं है वेज के पास। तुम ग्राउंड पे आते हो तो तुम वेज को चलाओगे, ठीक है, तो v इस तरफ दोगे, इसको v इस तरफ दोगे, तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी v इस तरफ होगी और u इस तरफ होगी, ठीक है। तुम एक चीज देखो, मान लो अगर वेज ऐसा है, ठीक है, वेज मान लो ऐसा है, ठीक है, और वेज के रेस्पेक्ट में कोई पार्टिकल u से इस तरफ जा रहा है और वेज की वेलोसिटी v इस तरफ है, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है तुमको कि विथ रेस्पेक्ट टू वेज है, मतलब तुम वेज के ऊपर बैठे हो, तो v नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें, ठीक है। अब तुम ग्राउंड से तुम इसकी वेलोसिटी को देखना चाहते हो, ठीक है, तो ग्राउंड से जब तुम देखोगे तो तुमको वेज की वेलोसिटी v दिखाई देगी, तुम इसको v दोगे तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी u इस तरफ भी होगी और v इस तरफ भी होगी। क्लियर है, ठीक है। देखिए एक लास्ट चीज़ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और ये थीटा है, इसकी वेलोसिटी u इस तरफ दी हुई है इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और मान लीजिए वेज की वेलोसिटी इस तरफ दे रखी है, मतलब तुम इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बैठे हो और तुमको इसकी वेलोसिटी u इस तरफ दिखाई दे रही है। तुम इंक्लाइन प्लेन बैठे हो, इंक्लाइन प्लेन रुका हुआ है या चल रहा है, तो ये v तुमको दिखाई नहीं देगा। अब तुम ग्राउंड पे उतरते हो, ठीक है, तो ग्राउंड पे उतरोगे तो तुम वेज तुमको चलता हुआ दिखाई देगा, तो तुम नए डायग्राम में इसको v दोगे तो तुम इसको भी v दोगे, ठीक है। अब जो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी अर्थ के रेस्पेक्ट में, ठीक है, वो u इस तरफ भी होगी, v इस तरफ भी होगी, कुछ रिजल्टेंट इस तरफ निकल के आएगा। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। चले हम लोग आगे। मान लें
ये एक वेज है ऐसा, ठीक है, फ्रिक्शनलेस। यहाँ भी फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इसका मास m है और इसका मास स्मॉल m है। इसको मैंने वेलोसिटी v नॉट दी, कोई फ्रिक्शन नहीं है इस, लेकिन वेलोसिटी इस तरफ है। इस पे नॉर्मल इधर होगा, इस पे नॉर्मल mg इधर होगा, इस पे नॉर्मल इधर होगा, और इसका वेट इधर होगा, और ग्राउंड का नॉर्मल n डैश इधर होगा। इस वेज पे कोई हॉरिजॉन्टल में भी फोर्स है क्या? नहीं है। तो इसकी मूवमेंट हॉरिजॉन्टल में होगी क्या? नहीं होगी। जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इस पे नॉर्मल इधर होगा, इस पे नॉर्मल इधर होगा। अब नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट जो है इस वेज को इधर भगाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुँचेगा ना, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू वेज इसकी वेलोसिटी किस तरफ होगी ये मुझे बताओ। वेज, हाँ, अभी तुरंत मैंने तुम्हें पूरी चीज़ एक्सप्लेन करी थी। विद रिस्पेक्ट टू वेज ये फ्लैट पार्ट है, ठीक है, ये फ्लैट पार्ट है, इसकी वेलोसिटी रुकी हुई है वेज, इस तरफ कैसे हो सकती है वेज इसकी वेलोसिटी? विद रिस्पेक्ट टू वेज हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है। इस तरफ कैसे चला जाएगा? इसको तोड़ के चला जाएगा इस तरफ। अगर ये वेज रुकी हुई है तो क्या इसको तोड़ के चला जाएगा इस तरफ? किधर होगी वेलोसिटी? या तो नीचे की तरफ होगी या तो ऊपर की तरफ होगी। यहाँ पे हमने वी नॉट दी है, बहुत जोर की वी नॉट दी है, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू वेज यहाँ पे वेलोसिटी किस तरफ होगी? वेलोसिटी अगर वी नॉट बहुत ज़्यादा दी है हमने तो यहाँ पे वेलोसिटी किस तरफ होगी विद रिस्पेक्ट टू वेज? ऐसे जाएगा ये, किस तरफ होगी? ऊपर की तरफ होगी, वी डैश होगी। अच्छा, जो वेज की वेलोसिटी होगी वो लेफ्ट में होगी या राइट में होगी? राइट में होगी, वी डबल डैश होगी, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है वी डैश वो किसके रेस्पेक्ट में है? वेज के रेस्पेक्ट में। मतलब तुम वेज पे बैठे हो तो वेज स्टेशनरी है या मूविंग है? स्टेशनरी। ये वी डैश दिखाई दे रही है तुमको? नहीं। अब तुम ग्राउंड पे देखते हो तो ग्राउंड से जब तुम देखोगे तो इसको तुम वी डबल डैश दोगे, तो इसको भी तुम वी डबल डैश दोगे, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी वेलोसिटी वी डैश इधर होगी, वी डबल डैश इधर होगी, ठीक है। अब देखो एक चीज़ है, अगर तुमने बहुत कम वेलोसिटी दी, ठीक है, तो ये कुछ ऊपर तक जाएगा, ठीक है, और ये विद रिस्पेक्ट टू वेज ये रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है, और वापस नीचे आएगा। लेकिन अगर तुम बहुत जोर की वेलोसिटी दो तो ये ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ देखना तुम, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, दोनों की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो सेम है या डिफरेंट है? सेम है। अच्छा, इस पूरे सिस्टम पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है सिस्टम पे वो कितनी है? 0 है, ठीक है, नेट एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स, क्योंकि ग्राउंड का नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, इसका भी mg नीचे, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल है, इसके भी नॉर्मल इधर, इस पे नॉर्मल इधर, वो तो कैंसिल हो जाएगा। ग्रेविटी नीचे, ग्राउंड का नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स y में है वो कितना है? 0। इस पॉइंट के बाद ये वेज जो है, ठीक है, ये जो ब्लॉक है वो ऐसे मूव करेगा, ठीक है, ये ऐसे मूव करेगा। और तुम एक चीज़ देखो, इस पॉइंट पे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। जब ये ब्लॉक हवा में पहुंचा तो हर पॉइंट पे जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी ब्लॉक की, ठीक है, अब तो इसके ऊपर को जब हवा में होगा तो इसके ऊपर फोर्स होगा नहीं, इसके ऊपर भी कोई फोर्स नहीं होगा। तो जब ये बाहर निकल गया तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ देखना, सेम टाइम में इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वेज अगर यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, ये वेज अगर यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, तो ये ब्लॉक यहाँ पहुँचेगा, क्योंकि सेम टाइम में दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। ये अगर इतना डिस्टेंस मूव करेगा तो ये भी इतना डिस्टेंस मूव करेगा। ये जब यहाँ होगा तो वेज जो होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। ये जब यहाँ पहुँचेगा तो वेज जो होगा वो यहाँ पे होगा। ये जब यहाँ पहुँचेगा ब्लॉक तो वेज जो होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो फिर से ये जो ब्लॉक है वो कहाँ पे लैंड करेगा मुझे बताओ? वेज के ऊपर ही लैंड करेगा, ठीक है। तुम एक काम करो, लिखना शुरू करो, लिखो, पहले डायग्राम बना लो ये वाला।
The particle is given velocity v naught. The particle is given velocity v naught. All the surfaces are frictionless. All the surfaces are frictionless. है ना? Mass of the block is small m and mass of the wedge is capital M. ठीक है? Find the horizontal velocity of the block ब्लॉक का मास स्मॉल m है और इसका वेज का कैपिटल M है. ठीक है, चलो लिखो. क्या बोला मैंने? ब्लॉक एंड द वेज when the block reaches the maximum height, block reaches the maximum height with respect to the wedge. ठीक है, ये हो गया A पार्ट. B पार्ट, find the maximum height reached by the block. ठीक है, याद रखना मैक्सिमम हाइट रीच बाय द ब्लॉक जो होगा वो ये होगा. ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैं लिखवा दूं. लिखो. पॉइंट नंबर 1, when the block is moving in the flat part of the wedge, the velocity of wedge does not changes. ठीक है. Point number 2, when the block is on the vertical part of the wedge, when block is on the vertical part of the wedge, its velocity with respect to the wedge is vertically up, or where the wedge is vertically up, and with respect to ground, the horizontal velocity of block and horizontal velocity of wedge at that instant is same. ठीक है, लिखो. after the block leaves the wedge, as there is no horizontal force on wedge and on the block, hence their horizontal velocity remains constant. ठीक है, and in same time horizontal distance moved by them will be what? Equal. ठीक है. ये वेज है, इसका मास m है, स्मॉल m, इसको वेलोसिटी v नॉट दे दी. जब ये फ्लैट पार्ट में पहुंचेगा, ठीक है, तब का मैं डायग्राम बनाता हूं. ठीक है, इसकी वेलोसिटी vx ले लेता हूं, इसकी वेलोसिटी vx, इधर vy, और ये मैक्सिमम हाइट का डायग्राम मैं बनाता हूं. इसकी vx, इसकी vx,
ठीक है। और ये हाइट जो है मैक्सिमम हाइट, उसको मैं h ले लेता हूँ। याद रखना विद रिस्पेक्ट टू वेज ही होगा, विद रिस्पेक्ट टू वेज होगा, ठीक है। तुम चाहो तो क्वेश्चन में चेंज कर सकते हो, है ना, विद रिस्पेक्ट टू वेज कर सकते हो, मैक्सिमम हाइट विद रिस्पेक्ट टू वेज, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे मैं डायग्राम 1 और डायग्राम 2 की बात कर रहा हूँ। नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम कितना है? 0। हॉरिजॉन्टल में तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। एम वी नॉट इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू वी एक्स होगा। वी एक्स जो होगा वो एम वी नॉट अपॉन एम प्लस एम के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला जो है वो इस केस में भी होल्ड होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन वाली बात, क्योंकि इस पे भी जब हवा में है तब भी इस पे ग्रेविटी नीचे ही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम हम लोग हॉरिजॉन्टल में कंजर्व कर सकते हैं, डायग्राम 3 में भी, ठीक है। तो वेलोसिटी वी एक्स हमारे पास आ गई एम वी नॉट अपॉन एम प्लस एम के बराबर, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम लिखना, ठीक है। वर्क किसका है? ग्रेविटी का, है ना। देखो इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, उसको तो भूल जाओ। जो वर्क है वो तो ग्रेविटी का है। कितना है वर्क डन बाय ग्रेविटी? माइनस एम जी एच। इस पे तो कोई वर्क नहीं है ग्रेविटी का, क्योंकि नॉर्मल ऊपर एम जी नीचे, ठीक है। अच्छा, मैं दोनों को सिस्टम ले रहा हूँ, है ना, तो इसलिए नॉर्मल इस पे इधर, नॉर्मल इस पे इधर, उसको तो भूल जाओ, ठीक है। मैं दोनों को सिस्टम ले रहा हूँ, है ना, तो सिर्फ हमें ग्रेविटी का वर्क देखना है। माइनस एम जी एच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, पहले काइनेटिक एनर्जी था हाफ एम इंटू वी नॉट स्क्वायर, और बाद में काइनेटिक एनर्जी है इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम प्लस एम इंटू वी एक्स स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर के बराबर होगा। फिर से एक बार समझा देता हूँ वर्क के बारे में। जब ये ब्लॉक यहाँ पे होगा तो एक तो नॉर्मल इधर होगा, एक तो नॉर्मल इधर होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का नॉर्मल, इसका एम जी नीचे होगा, इसका एम जी और इसका डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, तो इसका तो वर्क डन इस ग्रेविटी का नहीं होगा। ये नॉर्मल और ये नॉर्मल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इसके ऊपर जो ग्रेविटी लग रहा है उसका वर्क होगा, और चूंकि ब्लॉक ऊपर गया है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस एम जी एच होगा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम प्लस एम इंटू वी एक्स स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम इंटू वी नॉट स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर? अब वी एक्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो माइनस एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम प्लस एम इंटू वी एक्स स्क्वायर, ये होगा एम वी नॉट अपॉन एम प्लस एम होल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर के बराबर। क्लियर? तो चलिए आप यहाँ से h सॉल्व कीजिए और मुझे h की वैल्यू बताइए कितना आ रहा है, ठीक है। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं, ठीक है। माइनस एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम प्लस एम इंटू एम स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम का होल स्क्वायर। तो इसको मैं हटा देता हूँ और नीचे कर देता हूँ m प्लस एम इंटू वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा m अपॉन एम प्लस एम माइनस 1। एक m से एक m कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस साइन को उधर लेके चला जाता हूँ, तो h इज इक्वल टू होगा वी नॉट स्क्वायर बाई जी 1 माइनस एम अपॉन एम प्लस एम। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया। ये एक वेज है, ये एंगल थीटा है, यहाँ स्मॉल m है और ये कैपिटल M है, ठीक है। और ये हाइट h तुमको दी हुई है। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द velocity of wedge when the block reaches the bottom of the wedge, ठीक है। ये ब्लॉक जब स्लाइड करेगा तो एक तो ग्राउंड का नॉर्मल एन डैश होगा, एक कैपिटल एम जी होगा, एक नॉर्मल एन डबल डैश इधर होगा, इस पे नॉर्मल एन डबल डैश इधर होगा, इसका जो एम जी होगा स्मॉल एम जी वो डाउनवर्ड होगा। एन डबल डैश कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को सिस्टम लेता हूँ तो ग्रेविटी एम जी डाउनवर्ड,
mg डाउनवर्ड, नॉर्मल एंड डैश ऊपर। इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल में कितना है? इन दोनों को अगर मैं सिस्टम ले लूँ तो 0 है। अब देखना, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स सिस्टम पे 0, तो क्या हम हॉरिजॉन्टल में सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देख, ये जो नॉर्मल है ना, इसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर और इधर। तो नॉर्मल का जो ये कंपोनेंट होगा वो इसको इधर भगाएगा। जब ये बॉटम पे आ गया तब का मैं डायग्राम बनाता हूँ। इसकी जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो v1 होगी, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वेज की वो v2 होगी, और ये एंगल जो है वो थीटा के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है? ये जो v1 है ये हमने किसके रिस्पेक्ट में लिया है? वेज के या अर्थ के? वेज के, क्योंकि वेज के रिस्पेक्ट में ही ये इधर या इधर जाएगा। ठीक है, तो देखना, मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ। ये हो गया ब्लॉक, इसकी वेलोसिटी इस तरफ हो गई v2 और ये इस तरफ हो गई v1। अच्छा, ये विद रिस्पेक्ट टू वेज है। वेज पे बैठे हो तुम, तो ये तुमको दिखाई नहीं दे रहा, नीचे उतरोगे v2 दोगे, इसको v2 दोगे, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो v1 इस तरफ होगी और v2 इस तरफ होगी। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखना, इसके अगर वेलोसिटी की हम बात करें, है ना, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा वो भी थीटा होगा, कुछ ऐसी बात। v2 v1 ऐसा, तो v1 के दो कंपोनेंट होंगे, इधर v1 cos थीटा, इधर v1 sin थीटा। तो इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी इस ब्लॉक की वो इस तरफ होगी v1 cos थीटा माइनस v2, और इस तरफ होगी v1 sin थीटा, इस तरफ होगी v1 sin थीटा। मैं यहाँ पे फिर से एक बार ब्लॉक की ये बना देता हूँ। ठीक है, डायग्राम। ब्लॉक की वेलोसिटी इस तरफ होगी v1 cos थीटा माइनस v2, और इस तरफ होगी v1 sin थीटा। चलो मोमेंटम कंजर्व करते हैं सिस्टम का हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, पहला इक्वेशन मैंने लिख दिया है ना, एक कैपिटल M है, माइनस m v2 प्लस स्मॉल m v1 cos थीटा माइनस v2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से तुम अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा, है ना, इस टर्म को इधर रखते हैं, इन दोनों को इधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा m v2 प्लस m v2 इज इक्वल टू स्मॉल m v1 cos थीटा। तो हमारे पास आ गया v1 यहाँ से इज इक्वल टू v2 इंटू m प्लस m अपॉन cos थीटा ना, m cos थीटा। ये आ गया v1 और v2 में रिलेशन। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, अब बात आती है वर्क एनर्जी थ्योरम की। पहले सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी ये मुझे बताओ? 0। ठीक है, अच्छा, हम दोनों को सिस्टम ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस नॉर्मल का वर्क तो हमें लेना नहीं है, इस पे ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल का और ग्रेविटी का वर्क डन 0 होगा। इस नॉर्मल का होगा, लेकिन चूंकि मैं दोनों का सिस्टम ले रहा हूँ तो नॉर्मल और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ इस ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटी का वर्क है, और चूंकि h डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो हम लोग लिखेंगे mgh इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दोनों की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पहले तो 0 थी, बाद में जो होगी वो हाफ स्मॉल m। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं गलती, है ना, इसकी वेलोसिटी v1 लिख देते हैं, जबकि इसकी वेलोसिटी v1 और v2 का रिजल्टेंट है। अच्छा, तो ये रिजल्टेंट जो होगा v1 और v2 का, चूंकि ये एंगल थीटा है तो ये वाला 180 माइनस थीटा होगा, तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा प्लस हाफ कैपिटल M इंटू v2 स्क्वायर। तो तुमको अगर v2 निकालना है तो यहाँ से v1 जो है, ठीक है, वो तुम सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें, और v2 तुम आराम से फाइंड आउट। ठीक है, आराम से कहना तो गलत होगा कि आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन तुम v1 यहाँ v2 आराम मतलब फाइंड कर सकते हो यहाँ से। क्लियर है बिल्कुल? चलिए।